मानसी भारद्वाज। होप आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो हमने वेक्टर देखे थे, वेक्टर की कुछ हमारी जो है डेफिनेशंस थी, कुछ हमने जो जीरो वेक्टर देखा था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। इतना ही हमने किया था, बिल्कुल बेसिक किया था। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में हम करेंगे कि हमारा जो वेक्टर को हम ऐड करते हैं उसको हम कैसे ऐड करते हैं। अब देखो, हमारा जो स्केलर होता है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, और लेकिन जो हमारे वेक्टर होते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हम यूज करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वहां से हमारे पास कुछ फॉर्मूले आते हैं, उन फॉर्मूले का यूज हम क्वेश्चंस में करते हैं आंसर निकालने में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारा आता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब ये जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है इसमें क्या होगा, देखो मान लिया कि हमारे पास, हम इसको कुछ पैरेललोग्राम टाइप मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मतलब हम मान लेते हैं इसको P। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं Q। ये हमारा पॉइंट A हो गया, ये हम पॉइंट B मान लेते हैं, ये पॉइंट C मान लेते हैं, ये पॉइंट D मान लेते हैं। ठीक है, ये इसमें हमारे पास मैंने बताया था कि हमारे पास ये दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारा रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो वो जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल, P प्लस का Q, ये हमारा रिजल्टेंट होता है। अगर ये P है तो ये भी डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, P। ठीक है, इसमें हम जो फॉर्मूला हमारा यूज होता है वो हम यूज करेंगे। इसमें जो हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ना, यहीं से हमारे पास दो प्रॉपर्टीज निकल कर आती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर जो होते हैं फॉलो, वेक्टर लॉज फॉलो कौन से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वेक्टर लॉ जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। ठीक है, ये होता है। अब हम यहीं से जो हमारा डायग्राम है यहाँ से हम ये प्रूव करेंगे कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को किस तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि इसमें कम्यूटेटिविटी भी होती है और एसोसिएटिविटी भी होती है, तो हम दोनों ही प्रूव करेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको पता चल गया होगा। हमारे पास कोई दो वेक्टर होते हैं, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे यहाँ से क्या आएगा, देखो रिजल्टेंट ये हो गया। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, P और Q, पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC। तो ये जो ट्रायंगल ABC में है हमारे पास क्या होगा, देखो AB प्लस का AC, AB प्लस का AC, इनका रिजल्टेंट किसके इक्वल आया, दैट इज AD की। ठीक है, इज इक्वल टू AD। तो यहाँ से AB हमारा कितना है, P वेक्टर, AC हमारा कितना है, Q वेक्टर, और AD हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, यहाँ से हमारा ये हो गया। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो AB है वो किसके इक्वल है, CD के। तो यहाँ पे हमारे पास हम ऐसे मान सकते हैं ना कि AB वेक्टर जो है वो CD वेक्टर के इक्वल है, पैरेलल है। तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये P है तो दोनों ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, P हो जाएगा। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू P, पैरेलल हो गया। ठीक है, पैरेलल है तो दोनों ही हम क्या लेंगे, इक्वल। अब देखो पहले हमने ट्रायंगल ABC लिया था, अब हम ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, ACD। तो ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में क्या होगा, देखो AC, ठीक है, प्लस का CD किसके इक्वल आया, AD के। ठीक है, वेक्टर हमारा ध्यान रहे। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे AC हो गया प्लस का CD हो गया, किसके इक्वल आया, AC हमारा किसके इक्वल है, Q वेक्टर, CD हमारा किसके इक्वल है, P वेक्टर, और AD हमारा कितना है, दैट इज आर रिजल्टेंट यानी P प्लस का Q। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आया, AD, AC और CD को हम अगर यहाँ से ना ले तो हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं। अगर ये P है तो डेफिनेटली ये भी P होगा, है ना। तो यहाँ से देखो Q प्लस का P इज इक्वल टू P प्लस का Q आ गया। यही हमें प्रूव करना था कि ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब हमारा अब तक हम करते आए हैं A प्लस का B और इज इक्वल टू B प्लस A हो जाता है, तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आया,
Q प्लस का P इज इक्वल टू P प्लस का Q वेक्टर आ गया। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास जो जब हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में करते हैं तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो एसोसिएटिव लॉ है वो कैसे आएगा। अब देखो जो हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है वो हमारा एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। उस एसोसिएटिव लॉ वो कैसे फॉलो करता है वो अब हम यहाँ से प्रूव करेंगे। ठीक है, देखो मान ले कि हमारे पास ये कोई वेक्टर हो गया, ठीक है, इसको हम वेक्टर नाम दे देते हैं आर वेक्टर। उसके बाद ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया हमारा बी वेक्टर और ये हो गया हमारा कोई सी वेक्टर। ठीक है, ये हमारा ओ पी क्यू और ये हो गया हमारा एस। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब हम क्या करते हैं, यहां से हमें क्या करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है, तो हम इनका रिजल्टेंट निकाल देते हैं दोनों का। पहले ये वाला हम ले देते हैं ए प्लस का बी, ये जो रिजल्टेंट है, और ये जो रिजल्टेंट है ये हमारा क्या है, ए प्लस का बी हो गया, और ये वाला रिजल्टेंट हमारा बी प्लस का सी। ठीक है, ये वाला रिजल्टेंट है, ये वाला हो गया हमारा देखो बी प्लस का सी, और ये वाला रिजल्टेंट हो गया ए प्लस का बी। ठीक है, अब देखो अब हमें यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ट्राइंगल ओ पी क्यू। देखो ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में देखो क्या होगा, हमारा जो हमारा ओ क्यू होगा ना, ओ क्यू वो किसके इक्वल होगा, ओ पी प्लस का पी क्यू। ठीक है, ओ पी प्लस का पी क्यू, ये वेक्टर का साइन जरूर लगाएं। ठीक है, तो देखो ओपी ओ क्यू है वो ओपी प्लस का पी क्यू हो गया, यानी हमारे पास आ गया ए प्लस का बी। ठीक है, ओ क्यू आ गया हमारा किसके इक्वल, ए प्लस का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये वाला ट्रायंगल हो गया। उसके बाद हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ओ क्यू एस, ये हो गया, ये वाला लेंगे ओ क्यू एस। ठीक है, ये हो गया ओ क्यू एस। ओ क्यू एस में देखो हमारा जो ओ क्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओ क्यू इज द ओ एस प्लस का एस क्यू, क्यू एस या एस क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो हमारा ओ एस है वो किसके इक्वल है, आर के। ठीक है, ओ एस हमारा आर के इक्वल है ना, तो ये हो गया आर प्लस का ओ एस, तो सॉरी हमें निकालना था ना, क्योंकि ये वाली चीज नहीं है हमारे पास, सॉरी ओ एस, तो देखो ओ क्यू एस में हमें लेना है। ठीक है, अब देखो जो हमारा ओ एस है, ओ एस वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो किसके, ओ क्यू प्लस का किसके इक्वल, क्यू एस। ठीक है, तो देखो जो ये हमारा हो गया ओ एस इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ, ओ क्यू प्लस का क्यू एस। अब ओ क्यू हमारा कितना है, ए प्लस का बी, और हमारा ओ क्यू एस कितना है, दैट इज प्लस का सी। इतना क्लियर हुआ इन दोनों ट्रायंगल से। पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है, दैट इज ओ पी क्यू। ओ पी क्यू से मैंने यहाँ पे ओ क्यू निकाल लिया, दैट इज ए प्लस का बी आ गया। फिर हमने ट्रायंगल लिया कौन सा, ओ क्यू एस, यहाँ से हमने ओ एस निकाला, ओ एस किसके इक्वल होगा, दैट इज ओ क्यू प्लस का क्यू एस की, तो ओ क्यू हमारे पास ये वाली होगी। ठीक है, अब हमें देखो कौन सा ट्रायंगल लेना है। अब हम ट्रायंगल लेंगे पी एस क्यू, तो ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस जब हम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो किसके इक्वल हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू किसके इक्वल बनेगा, पी क्यू प्लस का क्यू एस, ये बनेगा ना। ठीक है, तो देखो पी एस इज इक्वल टू किसके इक्वल बना, पी क्यू प्लस का क्यू एस, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, पी क्यू दैट इज बी प्लस का क्यू एस हमारा किसके इक्वल बना, सी के। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, दैट इज ट्रायंगल ओ पी एस, है ना, तो ट्रायंगल ओ पी एस की, ट्रायंगल ओ पी एस। ठीक है, तो ओ पी एस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ पी प्लस का पी एस। ठीक है, ये आ जाएगा। ओपी हमें पता है हमारे पास क्या है, वेक्टर ए, और पी एस हमें पता है ये वाला वेक्टर मैंने बताया था हमारे पास बी प्लस का सी।
ठीक है। अब देखो इन जो इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आया, a प्लस का b, a वेक्टर प्लस का b वेक्टर प्लस का c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस का b प्लस का c वेक्टर, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने यहाँ से एसोसिएटिव लॉ को कैसे प्रूव किया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करके। वहां से मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लिया, ये वाला मैग्नीट्यूड सॉरी जो ये वाला रिजल्टेंट है ये हमारा किसका है, b प्लस सी का, और ये वाला हमारे पास क्या है, a प्लस बी का। पहले मैंने ट्राइंगल ओ पी क्यू लिया, फिर मैंने ट्राइंगल ओ क्यू एस लिया, उसके बाद मैंने ट्राइंगल पी क्यू एस लिया, पी क्यू एस, उसके बाद मैंने लिया ओ पी एस, ठीक है। यहां से हमारी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव होगी, ठीक है। ये हो गए हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कुछ, ठीक है, प्रूफ थे, ठीक है। कम्यूटेटिव हो गया और एसोसिएटिव हो गया। अब हम करते हैं उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है रिजल्टेंट का, अगर हमारे पास दो क्या हो, वेक्टर गिवन हो, तो उस केस में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकल कर आता है उसको हम कैसे डिराइव करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो हम उस फॉर्मूले को क्या करते हैं, अभी डिराइव करते हैं। अब देखो यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। अब देखो हमें पता है कि हमारे पास दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंगल के लिए हमें क्या होना चाहिए कि एक वेक्टर की जो क्या हो, हेड हो, वो दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा, मतलब एक वेक्टर की टेल है जो दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ी होनी चाहिए, तभी हम उनमें क्या निकाल सकते हैं, एंगल। अब देखो ये हमारे पास वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। अब देखो इसकी जो टेल है इसके हेड से मिली हुई है, तो ये वाला एंगल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए, दो वेक्टर की जब टेल से टेल मिली होती है तब हम उसको एंगल मानते हैं, जैसा कि हमने इसमें माना, ठीक है, जैसा कि हमारा ये बीटा एंगल है। लेकिन हमें क्या निकालना है, दो वेक्टर के बीच में एंगल। अब ये वेक्टर तो है नहीं क्योंकि ये हमारा रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट है, दैट इज a प्लस का b, ठीक है। ये हमारा p है, ये q है, o p q, ठीक है, o p q है, ठीक है। अब ये देखो ये वाला एंगल अलग है क्योंकि रिजल्टेंट के साथ है। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेक्टर की टेल से टेल मिली होनी चाहिए, यानी यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को एक और वेक्टर हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि इसकी टेल से टेल मिल जाए और हमें ये वाला एंगल मिल जाए। ये वाला एंगल ही चाहिए हमें, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए हमें वेक्टर की टेल से टेल मिली होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो हेड था तो इसको हम मान नहीं सकते, उसके लिए मैंने क्या किया, इस वेक्टर को आगे की ओर बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल हमें बेसिकली अब निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इस एंगल पे परपेंडिकुलर डाल देती हूँ, एन नाम दे देती हूँ, क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए थीटा। आप ध्यान रहिए थीटा है, इसको क्यू लेकर के कंफ्यूज ना हो, क्यू यहाँ पे है हमारा, देखो मैं यहाँ पे क्यू अलग से बना देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, और ये थीटा है, ठीक है। तो ओ पी क्यू और ये थीटा, और ये बी मैंने वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, और ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया क्यू एन। अब देखो पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, पी क्यू एन। पी क्यू एन में हमने ट्राइंगल लिया, पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, क्यू एन, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, पी क्यू, ठीक है। पी क्यू हमारा क्या है, बी, तो क्यू एन हमारा किसके इक्वल हो गया, दैट इज बी साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखो हमें निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा के लिए हमें क्या पता है, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो पी एन बाय पी क्यू, ठीक है। पी एन हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज पी क्यू कोस थीटा। पी क्यू हमारा कितना है, दैट इज बी कोस थीटा, ठीक है। आपको इन इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। अब देखो अब हमें ये वाला रिजल्टेंट चाहिए। अब हमें इस रिजल्टेंट के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें पूरे ट्राइंगल को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सॉल्व करना पड़ता है। तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या आ गई, देखो जो हमारे पास ओ क्यू का स्क्वायर है,
ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा ओ एन का स्क्वायर प्लस का क्या क्यू एन का स्क्वायर, यही बनेगा ना, यही हमारा पूरा ट्राइंगल है। ओ एन प्लस का एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का ओ क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू हमारे पास कितना है, दैट इज आर, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन हमारे पास कितना है, ओ पी प्लस का पी एन, और क्यू एन हमारे पास कितना है, क्यू एन, दैट इज क्यू एन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, ओपी, ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी की हमारे पास है ए, पीएन की हमारे पास कितनी है, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा का हम स्क्वायर लेंगे ना, ये स्क्वायर है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। ए प्लस का बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस का क्यू एन का स्क्वायर मतलब बी साइन थीटा का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ कैसे हुआ। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। देखो यहाँ से ए स्क्वायर बनेगा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2ab cos थीटा भी बनेगा, तो यहाँ से बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 20 बाहर आके बी स्क्वायर बाहर आके 1 बना देगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab cos थीटा हमारा रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या हो गया, दो वेक्टर का हमारे पास रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, और हमने जो हमारा थीटा था वो दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। इतना क्लियर हुआ। तो ये अब देखो, अब हमें क्या निकालना है कि ये तो हमारे पास दो वेक्टर के बीच में एंगल था थीटा। ठीक है, ये हमारा थीटा हो गया, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल गिवन होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख करके इसका रिजल्टेंट सॉल्व कर लेंगे। कितना क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इस रिजल्टेंट के साथ ये कितना वेक्टर एंगल बना रहा है। ठीक है, इस एंगल को हमें निकालना है, यानी बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें क्या बतानी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। ठीक है, रिजल्टेंट आर की हमें क्या बतानी है, डायरेक्शन। तो अब देखो, अब हमें यहाँ पे जो एंगल बीटा निकालना है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अभी देखो हम इस बीटा को कैसे निकालेंगे। अब देखो, अब हमारे पास जो बीटा है, क्योंकि अभी अभी हमने क्या निकाला है, दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमने निकाला है रिजल्टेंट। अगर हमें ये गिवन हो तो उसका रिजल्टेंट का यूज करके, जो उस थीटे का यूज करके हम वहां पे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं दो वेक्टर। अब देखो, ये जो बीटा है इसको हम कैसे निकालेंगे, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, अब टेंजेंट बीटा हमें पता है क्या, टेंजेंट हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, QN, और बेस हमारा क्या है, ON। ठीक है, QN हमारा क्या है, QN अभी अभी हमने निकाला था शायद B sin थीटा था, है ना, B sin थीटा, उसमें जो मैंने रब कर दिया, उससे पहले जो अभी अभी करवाया था हमारा वो था B sin थीटा। ठीक है, और देखो OP प्लस का PN, और PN हमारा कितना आया था, B cos थीटा, है ना। QN और PN दोनों मैंने निकाले थे। देखो मैं फिर से एक बार निकाल दूं, यहाँ पे मैंने रब कर दिया ये। ठीक है, जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने रब कर दिया था। अब देखो, मैंने पहले ट्राइंगल ये वाला लिया था ना, तो देखो साइन थीटा मैंने निकाला था कैसे, साइन थीटा इज द क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या था, QN, बाय हाइपोटेन्यूज हमारा क्या था, PQ। ठीक है, तो हमारे पास ये B था, PQ हमारे पास B था, तो QN देखो हमारे पास B sin थीटा था ना। ठीक है, B sin थीटा, और ON हमने कैसे निकाला था, cos थीटा का यूज करके। cos थीटा हमारा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज PN बाय B, मतलब PQ, तो B आ जाएगा। तो ठीक है ना, तो PN हमारा किसके इक्वल बना था, दैट इज PN इज इक्वल टू B cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया, PN हमारा आ जाएगा B cos थीटा, तो B sin थीटा बाय OP प्लस का PN हमारा क्या है, B cos थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब, जब हमें रिजल्टेंट की हमें डायरेक्शन बतानी हो। ठीक है, तो हमारा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू B sin थीटा प्लस का OP हमारा कितना है, सॉरी A है, यहाँ पे A लिखेंगे ना, A
प्लस का बी कोस थीटा। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे बेस जब न्यूमेरिकल करवाऊंगी ना आपको तो ये पता चल जाएगा इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। जब हम बेसिकली हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी होती है तभी हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। और जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था रिजल्टेंट का √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, वो हमारा रिजल्टेंट निकालने के लिए होता है जब हमारे पास दो वेक्टर के बीच में एंगल गिवन होता है। आप ध्यान रखें कि एंगल किन के बीच में पूछा गया है। अगर एंगल हमारा रिजल्टेंट के साथ में पूछा जाए तो हमें टेंजेंट बीटा यानी हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछा जाए तो हमें वो रिजल्टेंट बेसिकली वो तो हमें अगर दे ही देगा, ठीक है, हमें एंगल दे देगा कि दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। अगर नहीं भी देगा तो उसको निकालने का मेथड भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कैसे निकालते हैं। वेक्टर ए दे देगा, वेक्टर बी दे देगा, तो क्या होगा, वहां से रिजल्टेंट दे देगा तो वहां से हमें थीटा निकाल लेंगे, हम थीटा निकाल लेंगे। तो उसका भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। अभी हम क्वेश्चन पे ही मूव करेंगे। तो यहाँ तक मैंने जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया है, ठीक है, जो वेक्टर से रिलेटेड था हमारा। अब हम इन पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे हमारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सब हमें पता चलेगा। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। ये हमारा क्वेश्चन है जो अभी हमने जो रिजल्टेंट निकाला था ना उस पे बेस हमारा ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, बिल्कुल इजी है, पहले आप इसको ट्राई कर लेना। ये पूछा गया कि साइमल्टेनियसली एक बॉडी है, वो दो वेलोसिटी में, एक 30 है उसकी वेलोसिटी स्पीड और ईस्ट डायरेक्शन में, दूसरे की नॉर्थ डायरेक्शन में 40 है, ठीक है, यानी इस तरीके से हम मान लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 30 हो गई, ठीक है, और इसमें हमारे पास 40 हो गई। बेसिकली हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो हमें इनका क्या चाहिए, रिजल्टेंट, ठीक है। अभी देखो रिजल्टेंट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था। रिजल्टेंट हमारे पास होता है दैट इज रिजल्टेंट इज इक्वल टू a² प्लस का b² प्लस का 2ab cos थीटा। अब देखो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में हमारे पास क्या है, एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0, तो इसको हम लेंगे नहीं। हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू a² हमारे पास 30 का स्क्वायर, b² हमारे पास 40 का स्क्वायर, ठीक है। रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज बिल्कुल इजी था, आप इसको सोल्व कर लेना, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया 50, ठीक है ना। अब देखो बिल्कुल इजी था ये, हमें बिल्कुल इजी इसलिए मैंने आपको करवाया था ताकि आप इसको सोल्व कर सके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सके, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते। ये सिर्फ बेसिक के लिए होते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए होते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर गिवन हो और उनके बीच में एंगल गिवन हो, अब देखो इनके बीच में एंगल क्या है, गिवन नहीं था, लेकिन बेसिक क्या थी, अंडरस्टैंडिंग थी कि डेफिनेटली ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इस तरीके से हमें गिवन होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारे पास दो वेक्टर के बीच में एंगल जब हमें निकालना होता है तब हम कैसे निकालते हैं। देखो मैंने बोला था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, या तो वेक्टर ए दे दिया जाएगा या वेक्टर बी दे दिया जाएगा, रिजल्टेंट दे दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें गिवन है, टू वेक्टर है, इक्वल है, यानी हम क्या है, यानी हमारे पास क्या है, पी और क्यू है, इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, हैव द रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और इनका रिजल्टेंट भी क्या है, इक्वल है। सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में, ठीक है। मैंने क्या बताया था, हमारा जो थीटा एंगल होता है वो दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा क्या था, r इज इक्वल टू √ऑफ p² प्लस का q² प्लस का 2pq cos थीटा, ये वाला हमारा फॉर्मूला था। cos थीटा हमारा दो वेक्टर के बीच में एंगल था, बेसिकली हमें यहाँ पे ये थीटा चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है, r हमारा क्या है, इक्वल है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन गिवन था, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, p मान सकते हैं, इज इक्वल टू p², q को हम क्या मान सकते हैं, p मान सकते हैं, 2p, q को भी हम क्या मान सकते हैं, p cos थीटा, बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इनका दोनों तरफ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा p² प्लस का p² प्लस का 2p² cos थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास p² इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2p² प्लस का 2p² cos थीटा,
हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 2p² को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस का cos थीटा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से देखो इस p² से हमारा p² कैंसिल हो गया, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस का cos थीटा। ठीक है, cos थीटा हमारा किसके इक्वल बनेगा, 1/2 माइनस 1 यानी -1/2, यानी हम थीटा हमारा cos थीटा -1/2 कब होता है, दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दो वेक्टर के बीच में है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी कि हमारे पास मैग्नीट्यूड में दो वेक्टर इक्वल, उनका रिजल्टेंट भी इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे दोनों वेक्टर को रिजल्टेंट को इक्वल माना है, तो सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी है, सिर्फ हमें cos थीटा निकालना था यहाँ पे स्क्वायर को हटा करके। ठीक है, रूट को हटा करके मैंने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे हमारा थीटा आ गया 120। बिल्कुल इजी है ये हमारे जो वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको एक बार देख लो। ठीक है, क्लियर हो जाए, आप इसको एक बार लिख लेना, मैं अब करती हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने अभी बताया है, यहाँ पे देखो मार्कर मेरा थोड़ा सा लाइट हो गया था। देखो कैलकुलेट हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हमें हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें बताना है। हमें क्या गिवन है, फोर्सेस गिवन है आर इन रेशियो 3:5 में, गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन, एंगल हमारे पास कितना है 60, यानी हमारे पास ये जो फॉर्मूला था दैट इज p² प्लस का q² प्लस का 2pq cos थीटा, ये जो फॉर्मूला था इसी का हमें यूज करना है। ठीक है, दो हमें फोर्सेस गिवन है, हम उनको मान लेते हैं, एक 3x है एक 5x है, हमें इनका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है हर एक फोर्स का। ठीक है, 3x और 5x मान लेते हैं। अब देखो रिजल्टेंट हमें कितना है 35 न्यूटन गिवन है। अब p हमारे पास कितना है 3x का स्क्वायर, q हमारे पास कितना है दैट इज 5x का स्क्वायर प्लस का 2, p कितना है 3x 5x cos 60, हमें गिवन है ना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, देखो 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री होगा। ठीक है, 35 न्यूटन इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 9x² प्लस का 25x² प्लस का cos 60 1/2 से 2 कैंसिल गया, तो ये आ जाएगा 15x²। ठीक है, यहाँ पे 49, ठीक है, तो ये आ जाएगा 49x², तो यहाँ पे हम इसको 7x लिख सकते हैं। ठीक है, तो 35 न्यूटन इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 7x, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5। एक हमारे पास हो गया 15 न्यूटन p और q हमारे पास कितना हो गया 5x, मतलब 5 × 5 यानी 25 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दो मैग्नीट्यूड हो गया दोनों फोर्सेस का। ठीक है, तो p और q का हमें x की वैल्यू आ गई 5, तो x की वैल्यू 5 आने से हमने x की जगह पे 5 रख दिया, 15 और 25 आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था, ये मैंने इसीलिए करवाई क्योंकि फोर्सेस की टर्म में भी गिवन हो सकते हैं और इस तरीके से भी गिवन हो सकते हैं कि दोनों मैग्नीट्यूड बताओ दोनों फोर्सेस का, तो हम उसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा होगा, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें सम है क्या, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑफ ए पॉइंट इज 18 न्यूटन। देखो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको लिख लेते हैं। दो मैग्नीट्यूड फोर्सेस का जो सम है हमारे पास वो 18 न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हमारे पास कितना है, रिजल्टेंट दैट इज 12 न्यूटन। ठीक है, इफ रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। अब देखो मैंने बोला था कि अगर हमारे पास रिजल्टेंट का एंगल आ जाता है या फिर रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, उसमें हम टेंजेंट बीटा लेते हैं। ठीक है, तो वही हमें एंगल गिवन है दैट इज 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। अब दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है, बिल्कुल इजी है। अब देखो मैंने यहाँ पे अपने पास जो टेंजेंट बीटा है यानी रिजल्टेंट का जो एंगल है वो बताया था निकालना, वही हमें गिवन है। देखो रिजल्टेंट मेक एन एंगल 90 डिग्री विद फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड है उसके साथ वो क्या बना रही है 90 डिग्री का एंगल। अब देखो टेंजेंट बीटा मैंने क्या बताया था दैट इज p sin थीटा
बाय पी प्लस, सॉरी ये क्यू आ जाएगा ना, क्यू साइन थीटा प्लस का पी, क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस का क्यू कोस थीटा। ये मैंने फॉर्मूला बताया था, ये होता है ना हमारा फॉर्मूला। अब देखो क्या हो जाएगा, टेंजेंट बीटा ये हमें 90 डिग्री है, यानी टेंजेंट 90 हमारे पास कितना होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है ना। तो हमारे पास यानी p प्लस का q cos थीटा अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो देखो p प्लस का q cos थीटा हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि q sin थीटा बाय इंफिनिटी 0। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको बोल देते हैं। उसके बाद हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट हमारा होता है दैट इज पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq साइन कोस थीटा, सॉरी 2pq कोस थीटा। ठीक है, ये होता है रिजल्टेंट। हमें कितना गिवन है, 12, यानी 144 हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। p हमारे पास कितना है, p स्क्वायर को p स्क्वायर रहने देते हैं। q हमारा कितना है, 18 माइनस का p, हम लिख सकते हैं ना, प्लस का 18 माइनस का p का स्क्वायर प्लस का 2p। ठीक है, q हम यहाँ से q cos थीटा हम कितना लिख सकते हैं, माइनस p, तो q cos थीटा को हम लिख देंगे माइनस का। सारे टर्म मैंने क्या किया, p में चेंज कर लिए। ठीक है, यहाँ पे q की जगह पे भी मैंने क्या लिख लिया है, 18 माइनस का p, और यहाँ पे q cos थीटा की जगह पे माइनस। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये आ जाएगा 144 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस का 18 का स्क्वायर 324 प्लस का p स्क्वायर माइनस का 2ab यानी माइनस का 30p। ठीक है, और माइनस का 2p स्क्वायर। ठीक है, तो ये p स्क्वायर, ये माइनस का 2p स्क्वायर, ये हट गए यहाँ से। ठीक है, तो देखो इधर इसको लेके आएंगे तो 324 144 0 और 8 और 1 180 बचेगा ना, 180 है ना, 180 बचेगा माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 36p। तो p यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर p 5 है तो q हम निकाल लेंगे यहाँ से, p 5 है तो q हमारा कितना आना चाहिए, ये 18 बने, दैट इज 13। तो p इज इक्वल टू, अगर हमारा 5 है तो q हमारा कितना आएगा, 30। ठीक है, तो हमारा q कितना आ गया, दैट इज p हमारा 5 है तो q इज इक्वल टू आ गया 30। ठीक है, वही हमें बताना था कि मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, एक का हमारे पास p अगर 5 आया है यहाँ से तो हमारे पास q क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों फोर्सेस का सम हमारे पास 18 न्यूटन है। क्लियर हुआ। यहाँ से देखो मैंने अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट करवाए वेक्टर में, उन सब से रिलेटेड इन सारे 4 क्वेश्चनों में वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे वेक्टर के और कुछ एडवांस टॉपिक। ठीक है, तो आप इन जो न्यूमेरिकल है इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही बेसिक है। ठीक है, क्योंकि इन पे बेस हमारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और कुछ इस तरीके से भी देखो गिवन हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इनका ध्यान रखिए और न्यूमेरिकल को सोल्व करते रहिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल को सोल्व करवाती रहूंगी। सो डोंट वरी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।